So we will start with question number 9th today. So 9th question है हमारा dissolution का. So they have given X, a partner was assigned to look after the dissolution process and was allowed remuneration of rupees 15,000. And actual realization expenses amounted to 20,000 being paid by another partner Y. और वो हमसे पूछ रहे हैं by what amount realization account will be debited for the above mentioned information. So देखो, जब पार्टनर को रेमनरेशन मिलती है तो आपको पता ही है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं. तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर, जितनी भी अमाउंट हमने एज रेमनरेशन उसे पे की है. और कहीं पे उन्होंने लिखा नहीं है दैट एक्स विल ऑल्सो बियर द एक्सपेंसेस, सो वी विल अज्यूम कि फर्म बियर करेगी जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है, लेकिन वो पे कर दिए वाई ने. तो इसकी एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू वाईज कैपिटल अकाउंट. राइट, दिस इज 20,000. उन्होंने पूछा है इन टोटल बताओ आप रियलाइजेशन अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट करोगे. तो एक तो हमारा ये हो गया 15 और एक ये हो गया 20. तो टोटल हमारा कितने से डेबिट हो जाएगा, 35,000 से. So B हमारा बन गया correct answer. Right? Let us see question number 10th now. Arun and Varun were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admitted Charan into partnership for 20% share. तो 20% means 1/5 हो गया ना, 20/100. तो उसकी कटिंग करोगे you will be getting 1/5. तो फ्रैक्शन फॉर्म में इतना हो गया. And चरण वॉज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो जो न्यू पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा. तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस है जिसमें हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है. लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है हमें कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस है, लेकिन उसकी कैपिटल बताई हुई है. ही ब्रॉट 3,50,000 इंक्लूडिंग 50,000 फॉर गुडविल. सो इट मीन्स हमारे पास चरण की कैपिटल कितनी हो गई, अगर 50,000 इसमें गुडविल है तो उसकी कैपिटल बन गई 3 लाख. और चरण का शेयर कितना है हमारे पास, 1/5. राइट. देन दे हैव गिवन इफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अरुण आफ्टर revaluation gain or loss, accumulated profits and losses, goodwill treatment was rupees 8,40,000. So अरुण की adjusted capital already given है and we are supposed to calculate Varun's adjusted capital. तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखो मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बता रही हूँ. उसके बाद जो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट के केस के अकॉर्डिंगली हम करते थे मैं एक बार वो भी बता दूंगी. तो हमारे पास चरण की कैपिटल 3 लाख गिवन है, 1/5 उसका शेयर है. तो इसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल फाइंड कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है. राइट. सो वी विल बी गेटिंग 15 लाख एज टोटल कैपिटल. अब आप खुद सोचो, ए की जितनी कैपिटल है, बी की जितनी कैपिटल है, सी की जितनी कैपिटल है, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल कैपिटल. राइट. और ए की कैपिटल हमें गिवन है, अरुण की कैपिटल वो बोल रहे हैं है 8,40,000. वरुण की हमें कैलकुलेट करनी है और चरण की कैपिटल हमें गिवन ही है, दैट इज 3 लाख. और इसका टोटल हो गया 15 लाख. अभी आप 15 लाख में से माइनस करोगे 8,40,000 भी और 3 लाख भी, तो आपके पास वरुण की कैपिटल आ जाएगी. सो हेंस यू विल गेट 3,60,000. सो हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन बी, 3,60,000. और जो मैं आपको दूसरी बात बोल रही हूँ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते थे, जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं पता होती थी. सो व्हाट वी यूज टू डू इज, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल को हम करते थे ऐड. राइट. और उसके बाद इसका जो टोटल है, जो भी रिमेनिंग शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते थे. चरण 1/5 के लिए आया तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना हो गया, 4/5. तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 5/4. और इस पे हम जो भी न्यू पार्टनर है उसका शेयर लगा देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल. तो अब यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यू विल बी लाइक सॉल्विंग दिस जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो ये तो हो गया 3 लाख, ये 8,40,000 गिवन था, वरुण की कैपिटल को x मान लो और ये हो गया इंटू 1/4. 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 12 लाख. 8,40,000 उधर जाके माइनस का हो जाएगा
और यहाँ से भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 3,60,000 ही आएगी, राइट। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप फेमिलियर हो कैपिटल एडजस्टमेंट के केस के साथ कि हम एक्चुअल में प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं। और ये हो गया हमारा एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि हमारे पास टोटल कैपिटल है, 2 की कैपिटल ऑलरेडी पता है, तीसरे की फाइंड करनी है, तो दोनों का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे तो थर्ड पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी, राइट। आपको एमसीक्यूज में स्पीड का भी तो ख्याल रखना होता है ना पेपर में, राइट। सो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ऑल्टरनेट क्वेश्चन गिवन है एक। Raghav and Sahil were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. Their capital balances were 7,20,000 and 2,80,000 respectively. There were balances of general reserve and deferred revenue expenditure. They admitted Ojas into partnership for 20% share, for which he brings 4 lakh as capital. Determine the goodwill share of Ojas. सो ये हमारा हो गया हिडन गुडविल का केस, राइट। तो अगर तो आपको हिडन गुडविल का फॉर्मूला याद है फिर तो आप इसे फटाफट सॉल्व कर लोगे, राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो हिडन गुडविल के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी कैलकुलेट द टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है और जो भी उसका शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। उसका शेयर 1/5 है तो रेसिप्रोकल 5/1 हो गया। तो हमारे पास ये आ गई टोटल कैपिटल 20 लाख। अभी हमें इसमें से माइनस करना होता है टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। मतलब ये टोटल कैपिटल हमें लेनी होती है सारे पार्टनर्स की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो इसमें देखो हम क्या क्या ऐड करेंगे। पहले तो राघव और साहिल का कैपिटल बैलेंस दैट इज 7,20,000 प्लस 2,80,000। और इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करनी होती है, बच्चे नॉर्मली इसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। और मैंने बोला आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लेना है, तो कोई भी आपको जनरल रिजर्व, कोई और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह गिवन है या लॉसेस गिवन है तो उन्हें ऐडलेस करोगे। जनरल रिजर्व तो ऐड करेंगे 5 लाख का, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीइंग अ नेगेटिव बैलेंस उसे हम माइनस करेंगे 4 लाख, राइट। मैं साइन इधर बना देती हूँ ना, तो इसे भी ऐड करना है, इसे भी ऐड करना है, इसे भी ऐड करना है, इसे माइनस करना है। तो ये सारा आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 15 लाख। ये आपके सेकेंड स्टेप की वैल्यू आ गई। अभी आपको फर्स्ट स्टेप में से सेकेंड स्टेप की वैल्यू को माइनस करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल दैट इज 5 लाख। और ये जो हमारे पास गुडविल आई है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है दैट दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अगर तो क्वेश्चन में उन्होंने फर्म की गुडविल पूछी है हमसे फिर तो हमें आंसर मिल गया, लेकिन उन्होंने पूछा है कि ओजस का शेयर बताना है आपको। तो ओजस का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो फर्म की गुडविल है उसे उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका शेयर है 1/5, तो इसे 1/5 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 1 लाख। हेंस आवर करेक्ट आंसर इज ₹1 lakh, option B, right? So now let us move to the next question. Building was appearing in the books at 20 lakh, which was overvalued by 25%. What amount will be shown in the balance sheet of a reconstituted firm for building? उन्होंने बोला कि हमारे पास जो बिल्डिंग ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है उसकी वैल्यू है 20 लाख, और वो बोल रहे हैं ये वैल्यू ऑलरेडी 25% से ओवर वैल्यूड है। तो आपको करेक्ट वैल्यू बतानी है जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो ना बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, इसी वैल्यू का 25% कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारी कोई करेक्ट वैल्यू थी, उसका 25% हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, देन वी गॉट दिस वैल्यू दैट इज़ 20 लाख। तो हमें एक्चुअल में इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये तो क्या हमारा इक्वेशन वाली फॉर्म। मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ। हमें क्या करना होता है, जब भी ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस आ जाए ना आपके पास, आप करेक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपके पास गिवन वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड करो 100 प्लस रेट अगर ओवर वैल्यूएशन है, और अगर अंडर वैल्यूएशन है तो 100 माइनस रेट कर दो। तो हमारे क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन है
तो 100 प्लस 25 करेंगे, वी विल गेट 125। इसे अभी आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करोगे इसे, सो यू विल गेट 16 लाख। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो हमें इजीली मिल गया। वहाँ आप x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, अगर आप वैसे कंफर्टेबल हो तो यू कैन डू इन दिस वे, राइट। अदरवाइज आप ऐसे फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। याद रख लेना, दैट इज गिवन वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट फॉर ओवर वैल्यूएशन एंड 100 माइनस रेट फॉर अंडर वैल्यूएशन। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 to 14 जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस्ड है ना। तो ये हमारा डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है और उसके अंडर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 12, 13 एंड 14। सो लेट अस सी। फ्लोटर लिमिटेड इशूड 60,000 8% debentures of 100 each at 5% discount and to be redeemed at 10% premium at the end of 5 years. On the date of issue, balance in securities premium was rupees 8 lakh and statement of P&L show कर रहे हैं डेबिट बैलेंस 5 लाख का, मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो पूछ क्या रहे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बी written off as out of securities premium and out of statement of P&L. ओके, सो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स चैप्टर के केस में जो लॉस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अगर तो हमने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो वो डिस्काउंट हमारा जाएगा लॉस में, और अगर जैसे इसमें केस है ना दैट डिबेंचर्स आर इशूड फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, और रिडम्पशन के टाइम पे अगर कोई प्रीमियम है दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो भी हमारा लॉस में जाता है। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है 5%, मतलब 5 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। 100 का डिबेंचर है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने, ₹10। तो अगर यहाँ से मैं एक बार डिस्काउंट और प्रीमियम कैलकुलेट करूँ तो डिस्काउंट मेरा कितना बन जाएगा, 60,000 डिबेंचर्स हैं, 5 रुपये का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 लाख। एंड अगर यहाँ से मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैलकुलेट करूँ, 60,000 डिबेंचर्स और 10 रुपीज़ का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6 लाख। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास बनेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विच इज़ इक्वल्स टू 9 लाख। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि जब भी हमारा डिबेंचर का लॉस है इसे राइट ऑफ करना होता है, सो सबसे पहले हम इस लॉस को राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से। और अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है देन वी विल गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट कर देते हैं जो भी हमारी डेफिशिएंसी आती है, राइट, डेफिशिएंट अमाउंट से। सो हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 8 लाख है, हमें टोटल चाहिए 9 लाख। सो इस 9 लाख में से 8 लाख तो हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से मिल जाएगा, तो मतलब हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L को किस अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, 1 लाख से। सो हमें आंसर मिल गया 12th क्वेश्चन का कि हम 8 लाख आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम करेंगे, राइट ऑफ, राइट, एंड 1 लाख आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, सो दिस वाज इजी। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट विल बी। वो कहते हैं आप बैलेंस बताओ कितना हो जाएगा जब आप ये लॉस जो है ये राइट ऑफ कर दोगे। तो हमारे पास ऑलरेडी P&L में डेबिट बैलेंस पड़ा था 5 लाख का, तो 5 लाख का नेगेटिव बैलेंस उस अकाउंट में ऑलरेडी है, और 1 लाख हमने और डेबिट कर दिया, राइट। सो 1 लाख नेगेटिव बैलेंस और चला गया, तो हेंस P&L का टोटल बैलेंस कितना हो गया, 6 लाख। सिंस इट इज़ नेगेटिव बैलेंस, सो ये हमारा क्या हो गया, डेबिट बैलेंस। सो हमारा करेक्ट आंसर बन गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डेबिट ऑफ ₹6 लाख, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of debentures account will have a balance of dash to be treated as dash in the first year. So premium on redemption of debentures account का बैलेंस तो हमें पता ही है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, दैट इज 6 लाख।
तो हमारे पास ऑप्शन सी में 6 लाख है, डी में 6 लाख है, तो ए और बी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, राइट। अभी इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज डैश, मतलब आपको नेचर पता होनी चाहिए, वेदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी है। तो ये इतनी थ्योरी ना आपको करनी पड़ेगी अपने पेपर के लिए, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब जो डिबेंचर्स होते हैं सबको पता है ये हमारी एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, राइट। तो मतलब हम इसे जो है 5 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ टाइम पीरियड होगा, इस क्वेश्चन में भी गिवन है ऑलरेडी कि आपको 5 साल के बाद वो डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, तो 5 साल के बाद हम प्रीमियम पे कर रहे होंगे, राइट। और उन्होंने बोला फर्स्ट ईयर में आप उसे क्या ट्रीट करोगे, तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन सी, द बैलेंस इज 6 लाख and it is to be treated as non-current liabilities. So let us move to question number 15th. ये क्वेश्चन हमारा डिसोल्यूशन के एंड वी आर सपोज टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन गेन और लॉस। तो हम एक रफ सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे और उसका प्रॉफिट और लॉस ढूंढ लेंगे। अरुण, बासु एंड तरुण वर पार्टनर्स, उनकी रेशियो गिवन है 5:3:2। देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2025. On the date following assets and liabilities are appearing in the books. So building asset हो गया, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, डेटर्स। कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। उसके बाद लाइबिलिटीज़ में वी हैव क्रेडिटर्स, वी हैव तरुण्स ब्रदर्स लोन, क्योंकि हम पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। उसके बाद हमें गिवन है एसेट्स रियलाइज्ड एट 3,40,000। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक रफ सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। हमें पता है इस साइड हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं। सो इंडिविजुअली एसेट्स रिकॉर्ड करने की बजाय आप सबका सम टोटल लिख दो, राइट। दैट इज 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000। सो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 लाख। सेम वे ये हमारी दोनों ही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स भी और ये उसके ब्रदर का लोन भी। इसका भी आप सम टोटल इस साइड लिख दो, दैट इज़ 80,000। उसके बाद वो बोल रहे हैं एसेट रियलाइज हो रहे हैं 3,40,000 के, तो इस साइड जाते हैं बाय साइड, बाय बैंक 3,40,000। और क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ नहीं भी गिवन तब भी हमें ये पे करनी पड़ेगी। सो टू बैंक 80,000। अभी आप आंसर कैलकुलेट कर लो, हेयर वी आर गेटिंग 4,80,000 एंड हेयर वी आर गेटिंग 4,20,000। सो हमारा डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 420 था ना यहाँ, तो 60,000 हमारा बैलेंस आ गया। सो हेंस वी आर गेटिंग लॉस। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया, रियलाइजेशन लॉस ₹60,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आसान था क्वेश्चन काफ़ी। सो बच्चा दिस इज़ द लास्ट MCQ ऑफ पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हमारे पार्ट ए के सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। जॉन एंड सौरभ वर पार्टनर्स एंड इनकी रेशो है इक्वल। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। सो ये चेंज इन PSR का क्वेश्चन है। Their manager Arya met with an accident in the office itself and his claim for compensation amounted to 50,000. So ये हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 50,000 का, और फर्म के पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 80,000 का। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्या करते हैं, WCR में जितना हमारे पास बैलेंस है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हम क्रेडिट कर देते हैं, जो भी हमारा क्लेम है, और बैलेंस जो रिमेनिंग बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़ कि आपको याद रखना है कि ये बैलेंस हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो ओल्ड रेशो इक्वल है, कितना बच गया 30,000। सो ये कितना चला जाएगा 15,000 15,000। सो नाउ लेट अस रीड द स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं कि 50,000 विल बी प्रोवाइडेड एज वर्कमैन क्लेम आउट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो कि बिल्कुल सही है। एंड बैलेंस 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक बार बाकी भी पढ़ लेते हैं हम।
50,000 विल बी प्रोवाइडेड एज वर्कमैन क्लेम आउट ऑफ वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व, और बैलेंस वो बोल रहे हैं न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट है 50,000 विल बी प्रोवाइडेड एज क्लेम एंड बैलेंस 30,000 विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी गलत है। 50,000 वर्कमैन क्लेम में हम प्रोवाइड कर देंगे एंड बैलेंस 30,000 कहते हैं कैरिड फॉरवर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ये भी गलत है क्योंकि हमें उस बैलेंस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड विद दिस वी आर डन विद द MCQs of part A, right?